Hello everyone. Today we are talking about the emergency powers of the Indian President. Especially in this lecture, we will discuss about the article number 356. राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति इसको जाना जाता है। स्टेट इमरजेंसी भी इसको कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 356 तीन प्रकार की जो पावर है इंडियन प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स है। आर्टिकल 352, 356 एंड 360। तो 352 के विषय में बात हो चुकी। 356 के अंडर यानी उसके लागू होने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो घोषणा के लागू होने की प्रक्रिया में सबसे अहम दो कारण होते हैं, या तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा या फिर किसी अन्य स्रोत के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट मिलती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो भी संबंधित राज्य है वहां पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तंत्र नहीं कार्य कर रहा है, या ऐसा होने की संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर 356 का प्रयोग हो सकता है, डिक्लेरेशन हो सकती है। या फिर आर्टिकल 365 है जो, उसमें जिस तरह का लिखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश है, यदि उनका पालन करने में सक्षम नहीं है राज्य सरकार, तो वहां पर प्रयोग हो सकता है। तो ये दो सबसे अहम कारण होते हैं। शुरुआत में 2 महीने के लिए इसको जारी किया जाता है और इन 2 महीनों के दौरान संसद की स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। संसद की जो स्वीकृति है, संसद की परमिशन 2 महीने में मिलना जरूरी है। यदि उस समय और साधारण बहुमत से संसद में ये स्वीकृति पास होना जरूरी है। विशेष बहुमत की कोई जरूरत नहीं है रहती है। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत से काम चल जाता है। तो जो यदि उस टाइम पे लोकसभा भंग है तो उस स्थिति में राज्यसभा परमिशन दे सकती है, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा का सदन शुरू होगा तो वो 1 महीने का टाइम उसको फिर मिलेगा। तो ये संसद की स्वीकृति उसको मिलना आवश्यक है। नेक्स्ट है घोषणा की समय अवधि। अधिकतम इसको 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में। इसके अलावा यदि उसको 1 साल से ज्यादा, क्योंकि एक बार में घोषणा को यदि लागू किया जाता है तो वो 6 महीने के लिए रहती है। 1 साल से ज्यादा यदि किसी राज्य में घोषणा को कंटिन्यू रखना है तो उसके विषय में दो कारण रहते हैं, फिर दो बेस होने चाहिए उसके लिए। या तो उस दौरान पूरे भारत में या जहां पर भी है तो किसी भाग में जिस भाग के विषय में जिक्र हो रहा है वहां पर 352 ऑलरेडी लगी हुई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यदि इनएक्टिव है उस टाइम पे उसके दौरान लगी हुई है तो 1 साल से ज्यादा 356 को इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। या फिर इलेक्शन कमीशन यदि इस तरह का रिटर्न स्टेटमेंट देता है कि जो भी कंसर्न्ड स्टेट है, जो भी संबंधित राज्य है, तो वहां पर इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज नहीं है, यानी सामान्य तौर पर वहां पे इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्शन करवाया जा सके। तो इस विषय में फिर ये 1 साल से ज्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसको 3 साल रखा जा सकता है। उसके बाद जो भी सामान्य जो प्रावधान है राज्य में उनको बहाल करना जरूरी है। घोषणा की समाप्ति, घोषणा की समाप्ति राष्ट्रपति अपने एक आदेश से कर सकता है। ध्यान रहे जो 352 है उसमें संसद ही परमिशन देती है और संसद ही हटाने की परमिशन देती है, लेकिन इसकी समाप्ति की घोषणा 356 में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है राज्यों में, तो उसमें उसको हटाने की जो परमिशन है वो उसमें संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, संसदीय परमिशन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति अपने एक आदेश के द्वारा इसको वापस ले सकता है। अब तक लागू हुई जो घोषणाएं, अब तक जो घोषणाएं लागू हुई है तो इसका 130 से ज्यादा बार प्रयोग हो चुका है। और इसके प्रयोग इतनी बार होने की वजह पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं है। जो पॉलिटिकल मिसयूज है इसका विभिन्न पार्टियों के द्वारा किया जाता रहा है। इसी वजह से, क्योंकि जो भी आयोग या समितियां बनाई गई है आर्टिकल 356 के अंडर जो भी डिक्लेरेशन हुई है उन केसेस को एनालाइज करने के लिए, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि बहुत सारे समय के ऊपर इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन इसको लगा दिया गया। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी इसका प्रयोग होता रहा है, तो इस वजह से इसका काफी बार प्रयोग इसका हो चुका है। फर्स्ट इसका जो प्रयोग है वो 1951 में पेप्सू जो स्टेट है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स जो यूनियन है, तो उसके लिए इसका प्रयोग हुआ था। जो आज पंजाब कहा जाता है उसका पेप्सू नाम होता था।
तो इसके लिए इसका प्रयोग हुआ था। तो इस वजह से इसका बहुत लगभग सभी राज्यों में इसका प्रयोग हो चुका है और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका काफी प्रयोग रहा है। पंजाब के लिए हम लोग बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए हम लोग बात करें, तो इसका काफी प्रयोग रहा है। घोषणा के प्रभाव, आर्टिकल 356 जहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है तो वहां पर किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ता है, तो उसको यदि हम लोग बात करें, राज्य का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। जो भी, क्योंकि इसको देखो, इसका नाम ही राष्ट्रपति शासन जब रखा गया है, तो जिस भी राज्य में इसका डिक्लेरेशन होता है तो उस राज्य की जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। अब ये फिर राष्ट्रपति के ऊपर जैसे निर्भर करता है कि वो इसकी जो जिम्मेदारी है, राज्य को चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो किसको देता है। इसीलिए कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो कलम के एक झटके से शासन का जो स्वरूप है वो परिवर्तित कर देता है, यानी संघात्मक से एकात्मक कर देता है। तो इस विषय में जो राज्य का प्रशासन है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। वह तो गवर्नर को कोई ड्यूटी देता है वो, या फिर वो किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त करता है राज्य को चलाने के लिए। और लगभग जो स्टेट का जो भी चीफ सेक्रेटरी होता है और जो गवर्नर होता है वो मिलके जो वो राज्य को चलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका। क्योंकि हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली का प्रयोग किया गया है और दोहरी शासन प्रणाली है, तो हम इसमें नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व होता है। तो स्टेट लेवल की यदि हम लोग बात करें तो वास्तविक जो पावर है जो, तो मुख्यमंत्री के पास रहती है, उसके मंत्रिमंडल के पास रहती है। लेकिन जिस टाइम पे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है किसी स्टेट में, तो जो वास्तविक पावर है वो राज्यपाल को हैंडओवर हो जाती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को जो है वो प्रयोग करने की इजाजत वो दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी अन्य कोई सक्षम यदि कोई अधिकारी ने यदि किया गया राष्ट्रपति की तरफ से, तो उसको भी वो पावर मिल सकती है। संसद को राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार। देखिए इसमें 352 और 356 में एक बेसिक सा एक डिफरेंस भी है। जो राज्य सरकार है उसको तो बर्खास्त कर दिया जाता है आर्टिकल 356 में। 352 में ऐसा नहीं होता है। जो 356 है उसमें उसको भी निलंबित, उसको भंग किया जा सकता है। जो राज्य की जो असेंबली है, जो विधानमंडल है राज्य का, उसको भंग किया जा सकता है। हालांकि उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक रोल है उसमें, कब वो उसको निलंबित करना है कि भंग करना है, तो इन दोनों स्थितियों में, क्योंकि यदि भंग किया जाता है तो नए इलेक्शन करवाने होंगे, तो निलंबन की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी अपने डिसीजंस हैं, तो काफी सोच समझ के इस विषय में फैसला लिया जाता है। लेकिन ये जरूर होता है कि जो राज्य सूची के विषय है, क्योंकि सामान्य तौर पर राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून बनाने की जो पावर है वो स्टेट को होती है, स्टेट की जो असेंबलीज होती है उनको होती है, जो विधानमंडल होते हैं एक सदनीय है या दो सदनीय है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है उसको ये राइट मिल जाता है कि वो राज्य सूची के किसी विषय के ऊपर कानून बना ले। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में विशेष नियम लागू किए जा सकते हैं। ये जो भी हालात राज्य में उस टाइम पे पैदा होते हैं, उस हालात को, यानी संसदीय व्यवस्था के अनुसार काम करे हर संस्था, इस तरह की परिस्थितियों को मेंटेन करने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो राष्ट्रपति के द्वारा उठाए जा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन तो हालांकि नहीं होता है, लेकिन जो बाकी मौलिक अधिकार है, चाहे वो आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 32 है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों को यदि छीना जाता है तो उसके लिए लोग कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला है, तो उसको निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित जो होगा नहीं किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है प्रांत की जो जो कंसोलिडेटेड फंड है और जो कॉन्टीजेंसी फंड है, तो इनके ऊपर राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। तो इससे पैसा जो वो खर्च करने की जो परमिशन है वो राष्ट्रपति दे सकता है, क्योंकि स्टेट के लिए अलग से इस तरह की जो निधि है उसकी व्यवस्था रहती है। राज्य कर्मचारियों के लिए विशेष ड्यूटीज उनकी लगाई जा सकती है। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज हैं स्टेट के, तो उनके लिए अलग से उनकी ड्यूटीज का कोई पैरामीटर बनाया जा सकता है, कोई कटौती उनकी ड्यूटी में करी जा सकती है, कोई उनकी ड्यूटीज को बढ़ाया जा सकता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि राज्य में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं तो उनको कंट्रोल, उसको उनको नियंत्रित किया जा सके। हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी नहीं हो सकती। जो भी हाई कोर्ट के कर्मचारी है, या सॉरी, जो हाई कोर्ट की पावर है, हाई कोर्ट की पावर में इमरजेंसी के दौरान भी कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होते होते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर यह समझा जाता है कि राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है तो जो न्यायिक पावर है
उसमें भी फिर जो केंद्र है या सुप्रीम कोर्ट है अपने अंडर ले लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हाई कोर्ट है यानी जो जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर को टच नहीं किया जाता है। तो जिस प्रकार इमरजेंसी से पहले जिस तरह की पावर हाई कोर्ट के पास होती थी, जैसे वो उसका प्रयोग कर रहा था, उस स्थिति में भी वो ठीक वैसा ही जो है उनका प्रयोग कर सकता है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे थे कि जो इम्पैक्ट पड़ता है आर्टिकल 356 का वो क्या रहता है